नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं, पॉलिटिकल साइंस का प्रथम प्रश्न पत्र में आप जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पेपर आते हैं, तो मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। 2024-25 यानी पिछले साल का पेपर है ये। इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो कि 26-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। 25-26 की परीक्षा बेसिकली 26-27 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, क्योंकि बीए की 6 सेमेस्टर के पहले पेपर में आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार चर्चा करूंगा और पेपर 2 का जल्द ही आपका उसका भी मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। तो को करिकुलर मास्टर जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की विधिवत तैयारी आपकी होने वाली है। कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगा, सब कुछ आपको बारीकी के साथ समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, जिस पर आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे। ये आपका नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका पुराना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब किए ही हुए होंगे। ठीक है, और बी एक रेकर भी एक चैनल है, तो तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तीनों आप ही का चैनल है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। होंगे 100 क्वेश्चन, लेकिन कम से कम 200 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। सरल भाषा में बारीकी के साथ मैं चर्चा करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बढ़िया प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर आप देखते हैं असहयोग आंदोलन जो हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। ठीक है, ये सब जो है अलग टाइप का आंदोलन था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का कब शुरुआत हुई? 1942 में। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से बेटा? इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, विधिवत तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपकी 1930 में जो दंडी यात्रा थी उसके दौरान था। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपका देखते 1919-20 के आसपास था, 1930 के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को किसने दी थी? तो नेताजी की उपाधि दी थी किसने बेटा? 1938 ईस्वी में। एक मिनट, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी बेटा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने नेता सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा था। ठीक है, इसी को सभी लोग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जर्मन अधिकारियों के द्वारा इनको नेताजी कहा गया था, हालांकि गांधी जी ने इसको लोकप्रिय किया। ठीक है, गांधी जी का ही नाम आता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने भी नेताजी को नेताजी कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, 1938 में, वह एक प्रकार से उसकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने करी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। 1938 में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में आप देखते हैं, बाद में चुनाव होता है, इनके जो है खिलाफ लड़ते हैं एक व्यक्ति, उनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी ने उनको खड़ा किया था, लेकिन वो हार जाते हैं। पट्टाभी सीतारामैया बहुत कम वोट पाते हैं वो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से विजयी होते हैं। तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये मेरी हार, ये पट्टाभी सीतारामैया की नहीं, यह मेरी हार है। और उसके बाद में गांधी जी ने क्या किया था, मतलब नेताजी ने, चूंकि नेताजी गांधी जी को बहुत मानते थे, और गांधी जी कहीं ना कहीं पे नेताजी को उतना ज्यादा एक प्रकार से लाइक भी नहीं करते थे। ठीक है, तो गांधी जी के दिल को सांत्वना रखने के लिए नेताजी कहीं ना कहीं पे इंडिया, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसको छोड़ करके चले जाते हैं। ये कहते हैं कि मैं विदेश में जाकर के भारतीयों की मदद करूंगा, वहीं से एक प्रकार से आज़ादी की जो है जो चीज़ें हैं उसको मैं करूंगा। ठीक है, तो ये थी नेताजी, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, और इनके पास इतना ज़्यादा जो है विद्वता थी, ज्ञान था, कि ये कुछ भी एक प्रकार से, उस समय आप देखते हैं, उस समय जो है हिटलर से जाकर के मिलते हैं, अपने देश को बचाने के लिए बड़ी सारी जो है सामना किया, पैदल क्या क्या नहीं किया इन्होंने। 14 नंबर प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न आपका आ चुका है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक को उन्होंने जब अहमदनगर के एक किले में एक जेल पड़ती है, उस जेल में थे, तभी इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पुस्तक लिखी कब गई थी? 1942 से लेकर के 1946 के बीच में अहमदनगर जो किला है उसी में एक जेल थी, उसी पुस्तक में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी निर्वासित सरकार बनाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने निर्वाचित सरकार कौन सी बनाई थी? निर्वासित सरकार आजाद हिंद सरकार का निर्माण किया था। आजाद हिंद सरकार, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी की बात है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाई थी। ठीक है, जिसे 9 देशों ने मान्यता दी थी। इनकी सरकार को कितने? 9 देशों ने एक प्रकार से मान्यता दे दी थी। ठीक है, आजाद हिंद सरकार को। छठा क्वेश्चन आपका आ चुका, सर्वोदय शब्द किसके विचार से संबंधित है? सर्वोदय शब्द जो है महात्मा गांधी के विचार से संबंधित है, महात्मा गांधी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्व उदय, यानी कि सबका उदय। ठीक है, सबका कल्याण हो। तो गांधी जी ने जॉन रास्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रेरित होकर के, उससे मोटिवेट होकर के इस सिद्धांत को दिया था। तो गांधी जी किससे प्रभावित थे? किसी विदेशी विद्वान से, जॉन रास्किन से प्रभावित थे गांधी जी। उन्हीं से प्रभावित होकर के सर्वोदय का सिद्धांत दिया था गांधी जी ने। कौन सी पुस्तक है? जॉन रास्किन की अनटू दिस लास्ट। ठीक है, अनटू दिस लास्ट नाम की पुस्तक से प्रभावित थे। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, नेहरू के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषता क्या थी? नेहरू के राजनीतिक विचारों की प्रमुख जो विशेषता थी वो थी लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का मानना था कि भारत की गरीबी दूर करने के लिए समाजवाद बहुत जरूरी है, लेकिन वह इसे तानाशाही के बजाय लोकतंत्र के माध्यम से लागू करना चाहते थे। इसीलिए लोकतांत्रिक समाजवाद इनका एक बढ़िया विचार रहा है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था आजाद हिंद फौज के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनको मोटिवेशन दे रहे थे। उसी दौरान दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दे दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी और इरविन जो था वो वायसराय था उस समय, यानी कि गवर्नर जनरल हुआ करता था गांधी। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था बेटा, वो एक प्रकार से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। क्योंकि गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में जाने से मना कर देते थे, वो नहीं जाते थे। तो वहाँ का जो मुखिया था ब्रिटेन का, उसने कहा कि भाई वायसराय से आदेश दिया कि तुम जाओ और गांधी को लेकर के आओ। चूंकि वहाँ पर भीमराव अंबेडकर और जिन्ना ये सब लोग पहले वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया करते थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी नहीं जाते थे। गांधी जी भारत के सबसे बड़े लीडर थे उस समय, और उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह खूब अपने एकदम से चरम पर था। जो है नमक कानून भी तोड़ा जा रहा था। 1930 से 1934 का समय आप देखते, बड़ा जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। भीषण जन सैलाब गांधी जी के पीछे उमड़ रहा था। तो ऐसे में जो मीडिया वगैरह थी या जो समाचार पत्र वगैरह थे उसमें छपता रहता था कि भाई गांधी ने इतना ज़्यादा सैनिक इकट्ठा, इतना ज़्यादा एक प्रकार से लोगों के साथ यहाँ पर धरना हुआ। तो विदेशों में लोग उसको पढ़ते थे। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि ये सभी लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर सके और मुद्दों को सुलझाया जा सके, जो आंदोलन हो रहा है उसको दबाया जा सके। तो गांधी जी नहीं जाते थे, ये सब लोग पहले पहुंचे रहते थे, लेकिन गांधी जी नहीं गए। गांधी जी को स्पेशली बुलाने के लिए इरविन को एक प्रकार से इनसे समझौता के लिए भेजा गया 1931 में। और यही गांधी जी की एक गलती हो गई कि भगत सिंह वगैरह राजगुरु की जो फांसी होने वाली थी उसको ये रुकवा नहीं पाए थे। इस समझौते में चाहते तो गांधी जी रुकवा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये लोग, चूंकि वो राजनीतिक कैदी की बात इरविन ने कहा और गांधी जी उन चीज़ों को शायद ना समझ पाए या फिर समझे हों, और तो यही यहाँ पर डिबेट रहती है कि गांधी जी ने उनको बचाया क्यों नहीं आखिरकार। हालांकि इस पर चर्चा किसी दूसरे दिन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे इनमें से? बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 10वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बाबू।
10वें का राइट आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने, आप देखते हैं राजा राम मोहन राय वह व्यक्ति जिनको आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, सती प्रथा का अंत किया 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के। इसके साथ ही साथ में राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से भारतीय समाज के पुनरुद्धारक भी कहे जाते हैं। ठीक है, भारतीय समाज के पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। सती प्रथा का अंत तो किया ही, साथ ही साथ में 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया, 7 पापों की अवधारणा गांधी जी ने दी है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो 1873 में करी थी। कहाँ पर करी थी? महाराष्ट्र में करी थी। क्या करने के लिए करी थी? सामाजिक सुधारों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। ज्योतिबा फूले किस क्षेत्र में, ज्योतिबा फूले किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? 11 नंबर। तो ज्योतिबा फूले जो है महिला शिक्षा के लिए ज़्यादा फेमस हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला शिक्षा के लिए। ठीक है, उन्होंने महिलाओं और निचली जातियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? ज्योतिबा फूले ही थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और उनके साथ मिलकर के महिला शिक्षा की नींव रखने का काम किया था। ये बात ध्यान रखें। ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछेगा कि जो है रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने करी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। ठीक है, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते 1838 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। जाति उन्मूलन की पहली मांग किसने की थी? बताइए, जाति उन्मूलन की पहली मांग फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। जाति उन्मूलन की पहली मांग फटाफट से आप बताने का प्रयास। 13 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का जाति उन्मूलन की पहली मांग जो की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक जाति प्रथा पूरी तरह से अंत नहीं होगा भारत में वास्तविक स्वतंत्रता और समानता नहीं आ सकती है। ठीक है, तो जाति प्रथा के अंत करने की बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने करी थी। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम था जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 14 नंबर। तो ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती है। उनके पति थे जो है कौन? ज्योतिबा फूले। तो सावित्रीबाई फूले उनकी पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की पत्नी है कस्तूरबा गांधी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कब ग्रहण किया था? 1956 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि वे जाति व्यवस्था से मुक्त समाज की कल्पना करते थे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष, यानी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आप देखते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बात ध्यान रखेंगे। मसौदा समिति के वो अध्यक्ष थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आप देख पा रहे हैं। 17 नंबर करेक्ट आंसर क्या जाएगा बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ज्योतिबा फूले ने किस समुदाय को दलित के रूप में देखा? दलितों का दलित किसे कहा जाता है? महिलाओं को उन्होंने दलितों का दलित देखा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका मानना था कि महिलाएं जो होती हैं दलितों से भी अधिक शोषित होती हैं, इसलिए दलितों के दलित के रूप में महिलाओं को देखा उन्होंने। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए किस प्रसिद्ध विचारक से मोटिवेट थे, प्रेरित थे? 18 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे सामाजिक न्याय के लिए वो एक प्रकार से महात्मा बुद्ध के से एक प्रकार से मोटिवेट थे। अम्बेडकर भगवान बुद्ध के समानता और करुणा के संदेश से गहरे प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इनमें से कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर का 19 नंबर का विस्तार से बताइए, सारे ऑप्शन सहित बताएं। तो उनकी पुस्तक कौन सी है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अंबेडकर का जो है इन्होंने, आप देखते हैं यह पुस्तक उन्होंने अपने भाषण में दिया था। अंबेडकर ने 1936 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया था, ठीक है। और उसी पुस्तक में इन्होंने चीज़ों को बताया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान। बाकी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी अगर आपसे पूछे तो दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित हैं, जो है दयानंद सरस्वती जी। हिंद स्वराज पुस्तक की अगर बात की जाए तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है बेटा? महात्मा गांधी जी ने लिखी 1909 में, ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक की अगर बात की जाए तो ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट आंसर आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये। तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक ये है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। 1942 से 46 में जेल में लिखे थे उन्होंने, जो महाराष्ट्र का अहमदनगर का किला, उसी में एक जेल है, उसी में बंद थे। इन्होंने इस पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 20 नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? दलित आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 21 नंबर। शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित हो नारा किसका था? शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित हो, ये नारा किसका था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर साहब ने ही कहा था। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए किस अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए किस अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हिंदू कोड बिल में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, हिंदू कोड बिल। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चूंकि यह हिंदू महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार को दिलाने के लिए था, इसलिए बी आर अम्बेडकर ने उसमें बड़ा काम किया था। देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोर्स में आप ज्वाइन होते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाती है सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 पेपर 2 है, तो इन पेपर 1 पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आपका होगा तो आपको सीरीज वगैरह लेंगे तो वहाँ पर आपको पता नहीं कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और महंगा पड़ जाएगा आपको। ऐसे में आपको करना क्या है, आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट, इसके लिए आपकी बार प्रैक्टिस सेट से ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो आप 2-3 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे अभी से तो आपका काम हो जाएगा। आपको एसएमएस करना है व्हाट्सएप नंबर पर, जैसे आप एसएमएस करेंगे, ये नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। 100 रुपये फीस में आपका पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर का मिल जाएगा, और को करिकुलर में जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसका आपका 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में आपको और भी सब्जेक्ट का मैं भेजूंगा, जैसे आपका जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, 2 मेजर सब्जेक्ट के दोनों पेपर के, यानी 4 पेपर ये और 1 पेपर को करिकुलर का, 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। 5 पेपर की तैयारी बेसिकली आपकी मात्र 100 रुपये फीस में। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलते ही रहते हैं। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, विथ आंसर शीट आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ताकि आप उसको कम समय में रिवीजन करके अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, ठीक है। आंसर शीट आपको नीचे लगा करके मैं उसकी फोटो खींच करके दे देता हूँ, पीडीएफ के रूप में आपको नीचे आंसर शीट भी रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। सभी विश्वविद्यालय में आपकी बार परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, राम मनोहर लोहिया वाले भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु वाले ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। डीडीयू का ऑब्जेक्टिव होता ही रहा है। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, एमजी पैरू बरेली का ऑब्जेक्टिव होगा, मासा कुंभरी सहारनपुर का ऑब्जेक्टिव होगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा 6 सेमेस्टर का, ठीक है। महात्मा गांधी का से विद्यापीठ वाले भी ऑब्जेक्टिव करवा सकते हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। सोहेल देव का हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो। तो ऐसे जितने भी विश्वविद्यालय हैं अधिकतर का ऑब्जेक्टिव होने वाला, तो ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की लिखित की, सभी की लिखित की तैयारी शुक्ला जी पॉइंट पर विस्तार से मैं करवाऊंगा, तो परेशान नहीं होना है।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी थी, बताएं। 23 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ज्योतिबा फूले की पुस्तक कौन सी इनमें से? गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले की है, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये पुस्तक भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 24 नंबर प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से किस विधेयक के विरोध के कारण से इस्तीफा दिया था? 24 नंबर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से किस विधेयक के विरोध में इस्तीफा दिया था? तो हिंदू कोड बिल के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, 1927 के महाड़ यानी महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन। बी आर अम्बेडकर ने जो है महार सत्याग्रह किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। 25 नंबर का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पानी पीने के लिए, दलितों के पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन किया गया था, महाड़ आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 26 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी पत्रिका शुरू करी थी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 26 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, फटाफट से आप बता दीजिएगा बाबू। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बाबू। 26 नंबर प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर ने सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी पत्रिका शुरू करी थी? तो बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका शुरू करी थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत मराठी भाषा में शुरू किया गया था। केसरी जो था वो बाल गंगाधर तिलक की एक प्रकार से पत्रिका, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? 27 नंबर, ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? निम्न जातियों का उत्थान करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न जातियों का उत्थान करना। 28 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1936 में स्थापित राजनीतिक पार्टी का क्या नाम था? 1936 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, विकल्प में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। पर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या करी थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी थी, फेडरेशन 1942 में बनी थी। पेपर में विकल्पों के अनुसार अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कह सकते हैं इसका, ठीक है। वैसे इनकी जो पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है 1942 में बना था, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी, जो ऑप्शन में नहीं, लेकिन वही करेक्ट आंसर अगर वो होती तो होता। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बी आर अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट यानी पूना में समझौता हुआ था महात्मा गांधी के बीच में और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था। तो समझौता जो हुआ था वो एक प्रकार से कब हुआ था, ये पूछा गया प्रश्न, फटाफट से आप बताएंगे। 29 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का कौन बताएगा बाबू? 29 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में 1932 में पूना में समझौता हुआ था, ठीक है। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में दलित वर्गों के चुनावी प्रतिनिधित्व को लेकर के हुआ था, जो कि अंग्रेज लोग जो थे वो दलितों के लिए अलग व्यवस्था कर रहे थे, किसकी? निर्वाचक मंडल की, जैसे कि मुसलमानों के लिए किया था। अगर वो हो गया होता तो भारत देश आज 3 टुकड़ों में बटा होता, एक दलितों का भी देश होता। लेकिन गांधी जी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बुलाया, उनसे जो है आमरण अनशन पर बैठ गए जेल में ही, तो इनको मिलवाया गया, भीमराव अम्बेडकर जी से मिले, उनको समझाया और उस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी की बातों को एक्सेप्ट किया। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एम एन राय किस विचारधारा के लिए प्रसिद्ध हैं? बताएं। 30 नंबर, एम एन राय, बताएं। एम एन राय जो हैं ये साम्यवादी विचारधारा के लिए बड़े फेमस माने जाते हैं, साम्यवादी कम्युनिज्म, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा। एम एन राय भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता थे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एम एन राय द्वारा किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? एम एन राय के द्वारा किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी गई थी? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1940 में पार्टी जो है बनाई गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी एम एन राय के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एम एन राय किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो एम एन राय जो थे ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल केमिंटर्न, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार से उसी में नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति माने जाते हैं एम एन राय। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है।
प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है आपका। प्रश्न है, एम एन राय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है इनमें से? एम एन राय की पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, तो ये होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक कौन सी है? द इनहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसकी है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? कौन बताएगा? मैंने शुरुआत में बताया हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक। हिंद स्वराज पुस्तक मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल। ये रचना जो है 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की समुद्री यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी ने लिखी थी इस पुस्तक को, ठीक है। तो हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। अब यहाँ पर प्रश्न आपका क्या बचा? बी ऑप्शन, बिल्कुल। न्यू ह्यूमनिज्म नाम की पुस्तक जो है एम एन राय की पुस्तक है, ठीक है। न्यू ह्यूमनिज्म नाम की पुस्तक किसने लिखी? एम एन राय ने। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है 33 का, ठीक है। 33 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, राम मनोहर लोहिया किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? राम मनोहर लोहिया की अगर बात की जाए बाबू, राम मनोहर लोहिया किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राम मनोहर लोहिया, 34 नंबर प्रश्न। राम मनोहर लोहिया जी की अगर बात करें बाबू, राम मनोहर लोहिया जी किससे जुड़े हुए थे, बताएं। राम मनोहर लोहिया जी जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। राम मनोहर लोहिया 1942 के दौरान ये आंदोलन में भूमिगत होकर के सक्रिय हुए थे, यानी खेत वगैरह भी निपटा दिए थे। बहुत ज़्यादा विद्वान, मतलब समाजवाद के भी नेता रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर अयोध्या में यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन लोहिया के आर्थिक विचारों की प्रमुख अवधारणा थी? लोहिया के विचारों की प्रमुख अवधारणा कौन थी? विकेंद्रीकृत समाज, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म जो है की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों की अवधारणा किसने दी है? सप्त क्रांति की अवधारणा भी राम मनोहर लोहिया साहब ने ही दी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। लोहिया की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोहिया की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। 37 नंबर करेक्ट आंसर कौन बताएगा? 37 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आप कौन बताएंगे? बिल्कुल 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लोहिया की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था इनमें से? लोहिया की आर्थिक नीतियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था आपका बी ऑप्शन, आर्थिक समानता की बात करते लोहिया जी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन लोहिया के आर्थिक विचारों की प्रमुख चिंता नहीं थी? देखिए कौन सी इनके जो है आर्थिक विचारों की चिंता में नहीं था। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जात आधारित भेदभाव था, अमीर और गरीब के बीच असमानता की बात भी करते हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, समाजवादी विचारक है, ग्रामीण विकास की बात भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूछा गया है इनमें से कि लोहिया के आर्थिक विचारों की प्रमुख चिंता नहीं है, तो पूंजीवाद को बढ़ावा देना ये चिंता उनकी नहीं है, बाकी तीनों चिंताएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 39 नंबर प्रश्न है, एम एन राय ने किस आर्थिक मॉडल का विरोध किया था? 39 नंबर, एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय पूरा नाम है इनका। 39 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम एन राय ने किस आर्थिक मॉडल का विरोध किया था बेटा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का इन्होंने विरोध किया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी राय कट्टरवादी साम्यवादी जो है विचारक माने जाते हैं, ठीक है। राय ने अपनी विचारधारा में केंद्रीकृत प्रणालियों का विरोध किया है, ठीक है, रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का विरोध करते हैं राय, ठीक है। वो एक प्रकार से बाकी सभी चीज़ों को तो फोकस करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी का विरोध किया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 40 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है 40 नंबर क्वेश्चन आप देख, बढ़िया प्रश्न है। राम मनोहर लोहिया किसके प्रबल समर्थक थे? राम मनोहर लोहिया जी की बात की है तो ये लघु उद्योगों के बड़े समर्थक थे, छोटे उद्योगों को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहिया बड़ी मशीनों के बजाय छोटी मशीनों और कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे ताकि सबको रोजगार मिल सके। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, एम एन राय के प्रारंभिक राजनीतिक करियर को किस विचारधारा ने प्रभावित किया? बताएं। 41 नंबर, एम एन राय के प्रारंभिक राजनीतिक करियर को किस विचारधारा ने प्रभावित किया था? तो साम्यवाद ने प्रभावित किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एम एन राय जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, और मैक्सिको में भी कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी। अगला क्वेश्चन आपका चुका 42 नंबर प्रश्न है, लोहिया की नीतियों का मुख्य ध्यान किस सामाजिक वर्ग पर था? 42 नंबर, लोहिया की नीतियों का मुख्य ध्यान जो था वो किसान और मजदूर पर था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है।
प्रश्न, एम एन राय की न्यू ह्यूमनिज्म अवधारणा किस पर केंद्रित थी? न्यू ह्यूमनिज्म की अवधारणा जो थी लोहिया की, किस पर केंद्रित थी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 43 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है बाबू? तिरालीस नंबर बढ़िया क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्कवाद की बात करते हैं। उस पर इनकी यानी एम एन राय की न्यू ह्यूमनिज्म की अवधारणा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्कवाद पर आधारित है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, राम मनोहर लोहिया की आर्थिक विचारधारा के मुख्य विषयों में से एक क्या था? बताएं। 44 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था, ये बात आप ध्यान दें। बाकी भारी औद्योगिकरण की बात नहीं करते हैं, वो लघु उद्योग की बात करते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हिंदुत्व, हु इज हु इज अ हिंदू पुस्तक किसने लिखी? 45 नंबर, बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी डी सावरकर की पुस्तक है ये। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? अंत्योदय मानववाद की अवधारणा किससे संबंधित है? तो अंत्योदय मानववाद की जो अवधारणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जो मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देती है। आगे देखिएगा, तो अंत्योदय मानववाद की अवधारणा किसने दी है? दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी है अंत्योदय मानववाद की, या एकात्म मानववाद की बात करें, अंत्योदय मानववाद की बात की करी जाए तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 47 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न है, एम एस गोलवलकर किस संगठन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? एम एस गोलवलकर जो थे, ये किससे जुड़े हुए थे बेटा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस के नाम से आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, ठीक है। गोलवलकर जी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधव सदाशिवराव गोलवलकर इनका पूरा नाम था। श्री गुरु जी आरएसएस के दूसरे सरसंचालक थे, और उन्होंने संगठन को बहुत ही विस्तार दिया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन से, दीनदयाल उपाध्याय ने किस आर्थिक मॉडल पर जोर दिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय मानववाद, जिसको एकात्म मानववाद के नाम से जानते हैं, उस पर जोर दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि उन्होंने ऐसे आर्थिक मॉडल की वकालत करी जो स्वदेशी हो, जिसमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो। समाज से सबसे निचले खड़े व्यक्ति को उन्होंने अंत्योदय कहा, जो जिसका विकास नहीं हुआ उसको अंत्योदय कहा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन से, बी डी सावरकर किस संगठन के नेता थे? बी डी सावरकर किस संगठन के नेता थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बी डी सावरकर, 49 नंबर क्वेश्चन, बी डी सावरकर जो थे बेटा, ये एक प्रकार से हिंदू महासभा के नेता थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, एम एस गोलवलकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक, गीता रहस्य किसके लिए आप बताएं, मैंने इससे पहले बताया हुआ, इसका कमेंट करें। हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है क्या? कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। बाकी बंच ऑफ थॉट्स पुस्तक जो है, ये पुस्तक गोलवलकर की है। ऑप्शन नंबर इसका वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसकी पुस्तक है बेटा? बंच ऑफ थॉट्स, ये 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 50 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 51 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदुत्व शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है? हिंदुत्व शब्द गढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है बेटा? 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुत्व शब्द गढ़ने का जो है वो दिया जाता है श्रेय, वो दिया था किसको? बी ऑप्शन, बी डी सावरकर को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन से, किस नेता ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया है? 52 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बी डी सावरकर साहब ने।
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया है बी डी सावरकर ने। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है एम एस गोलवलकर ने किस प्रकार के राष्ट्रवाद पर जोर दिया था? तो एम एस गोलवलकर ने जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया था। ठीक है, ठीक है। गोलवलकर जी का मानना था कि भारत की पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति और जीवन मूल्यों से है, जिसे उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संज्ञा दी थी। 54 नंबर क्वेश्चन से दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद और समाजवाद के विकल्प के रूप में किस दर्शन को बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंत्योदय मानववाद को बढ़ावा दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र एक संस्कृति के विचार में विश्वास रखते थे? एक राष्ट्र एक संस्कृति में विश्वास कौन रखते थे बेटा? उनका नाम था एम एस गोलवलकर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम एस गोलवलकर जो थे, इनका मत स्पष्ट था, एक सुदृढ़ राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक एकता बहुत जरूरी होती है। 56 नंबर क्वेश्चन से एकात्म मानववाद दर्शन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो एकात्म मानववाद दर्शन की अवधारणा दीनदयाल उपाध्याय जी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करें। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी है? अरविंद घोष की पुस्तक की अगर बात की बेटा, देखिए गीतांजलि पुस्तक लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो ये होगा नहीं। द लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक लिखी किसने? द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? यही पुस्तक इनकी है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक ही अरविंद घोष की है। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी की पुस्तक है, सॉरी हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो श्री अरबिंदो या अरविंद घोष दोनों नाम एक ही है, उनकी पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। कौन सी पुस्तक पर मिला था? गीतांजलि जो पुस्तक है उसी पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जो होता है ये विश्व स्तर का पुरस्कार होता है। प्रथम एशियाई व्यक्ति थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और पहले भारतीय व्यक्ति थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अरविंद घोष का दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही जनगण मन अधिनायक जय हे जो अपना राष्ट्रगान है उसको लिखा है। 59 नंबर क्वेश्चन से, अरविंद घोष दर्शन मुख्य रूप से किस अवधारणा पर आधारित है? 59 नंबर बताएं। अरविंद घोष का दर्शन जो है मुख्य रूप से किस अवधारणा पर जो है आधारित है? तो इंटीग्रल योगा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एकीकृत योगा की बात करते हैं, पूर्ण योग या इंटीग्रल योगा अरविंद का दर्शन है। केवल व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि पूरी मानवता के आध्यात्मिक रूपांतरण और दिव्य जीवन की प्राप्ति की बात करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित स्कूल का क्या नाम था? 60 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित स्कूल का क्या नाम था? शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? बीएचयू। उसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करी थी। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, अरविंद घोष ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताएं, अरविंद घोष ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में चला था उसमें भूमिका निभाई थी 1905 में। ठीक है, बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का नेतृत्व उन्होंने किया था। ठीक है, भारत छोड़ो 1942 का आंदोलन है। असहयोग आंदोलन 1919-20 का आंदोलन है। ये सविनय अवज्ञा 1930 का आंदोलन है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। स्वदेशी 1905 में किया गया था, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसका विरोध करने के लिए किया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किस घटना के विरोध में कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था उन्होंने किस घटना के बाद में? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार की बर्बरता से आहत हो गए थे टैगोर जी, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई थी उसको उन्होंने वापस कर दिया था ब्रिटिश सरकार को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में आप देखते गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, अरविंद घोष ने भारतीय संस्कृति के किस पहलू पर जोर दिया है? तो अरविंद घोष ने भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। स्पिरिचुअल नेचुरलिज्म की बात करते हैं। अरविंद के लिए राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था बल्कि वो एक माँ, भारत माता के समान था। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक धार्मिक और आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत किया था। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अरविंद घोष के द्वारा कौन सा
संस्थान स्थापित किया गया? 64 नंबर बताएं, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अरविंद घोष द्वारा कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो वो था अरविंदो आश्रम की स्थापना करी गई थी। श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना करी गई थी। ठीक है। राजनीति से संन्यास लेने के बाद में अरविंदो पांडिचेरी चले जाते हैं, पुदुचेरी जिसको कहते हैं, और 1926 में उन्होंने जो है क्या किया था, 1926 में उन्होंने श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना करी, जो आज भी योगा और साधना का एक बढ़िया केंद्र माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। ऐसे ही चीज़ों को समझते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें। ठीक है। प्रश्न आपका क्या आ चुका बाबू? 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बहुत ही जबरदस्त रचना है, आप बहुत बहुत ही जबरदस्त आपका क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बाबू? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त है आपका प्रश्न आपका आ चुका। 65 नंबर सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न है, अरविंद घोष ने किस ग्रंथ को भारतीय आध्यात्मिक विचार का आधार माना था? किसने? तो बताएं। अरविंद घोष, अरविंद घोष ने किस ग्रंथ को भारतीय आध्यात्मिक विचार का आधार माना था? तो वेद को उन्होंने माना था। किसको? वेद को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री अरविंद के अनुसार वेद केवल कर्मकांड की पुस्तक नहीं, बल्कि गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव का खजाना था। उन्होंने द सीक्रेट ऑफ द वेदा नाम की पुस्तक लिखी, और उन्होंने बताया कि वेदों के शब्द प्रतीकात्मक हैं, जो मनुष्य की आत्मा और चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो पुस्तक का क्या नाम है? द सीक्रेट ऑफ वेदा। पुस्तक किसकी है? अरविंदो की पुस्तक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक में राष्ट्र निर्माण और युवाओं की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है? 66 नंबर, स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक में राष्ट्र निर्माण और युवाओं की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है? उनकी पुस्तक का नाम है माई इंडिया द इंडिया इंटरनल। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई इंडिया द इंडिया इंटरनल जो पुस्तक है, उसमें उन्होंने विस्तार से चीज़ों के बारे में बताया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बेटा, अरविंद घोष ने भारत की स्वतंत्रता को किस उद्देश्य की प्राप्ति में देखा है? तो उन्होंने स्वतंत्रता का लक्ष्य के रूप में देखा है। ठीक है। आज़ादी का उद्देश्य सांस्कृतिक उत्थान होता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण या आर्थिक विकास। किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर का। 67 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा बिल्कुल बी ऑप्शन, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की बात उसके उद्देश्य के रूप में देखा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एकात्म मानववाद किसके विरोध में था? एकात्म मानववाद 68 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकात्म मानववाद जो था किसके विरोध में था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एकात्म मानववाद किसके विरोध में था? एकात्म मानववाद बताएं। 68 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर का बताएं भाई। अड़सठ नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 68, 68 नंबर, एकात्म मानववाद किसके विरोध में था? तो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के विरोध में था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, एकात्म मानववाद में चतुष्पद यानी चतुर्विध विकास का क्या अर्थ था? बताएं। 69 नंबर, एकात्म मानववाद में चतुष्पदी विकास का क्या अर्थ था? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता का समग्र विकास। ये चतुष्पदी था यानी चारों विकास होना है। एकात्म मानववाद में किसका विकास? व्यक्तियों का विकास की बात भी करी गई, समाज का विकास भी, राष्ट्र का विकास भी और मानवता, इन चारों का विकास होगा। इसी को चतुष्पदी कहा गया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एकात्म मानववाद में किस प्रकार की आर्थिक नीति की वकालत की गई है? एकात्म मानववाद में जो है मानव केंद्रित आर्थिक प्रणाली की बात करी गई है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करी गई है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखें बाबू। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एकात्म मानववाद की आधिकारिक रूप से प्रस्तुति कब की गई थी? एकात्म मानववाद यानी कि इंटरनल ह्यूमनिज्म की आधिकारिक रूप से प्रस्तुति जो की गई थी 1965 में की गई थी। ये बात आप ध्यान रखें। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको दिया है। उन्होंने ग्वालियर के शिविर में 1965 में आधिकारिक रूप से इसको प्रस्तुत किया था। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार असहयोग की रणनीति अपनाई थी? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में, किसमें किया था? चंपारण आंदोलन में उन्होंने असहयोग की रणनीति अपनाई थी। 1917 ईस्वी में चंपारण का जो है आंदोलन हुआ था। सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध सफल हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से 73 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का राम राज्य किस प्रकार की व्यवस्था को दर्शाता है? तो गांधी जी का राम राज्य जो है वो आदर्श लोकतांत्रिक समाज को दर्शाता है। आदर्श लोकतांत्रिक समाज को दर्शाता, आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राम राज्य का अर्थ गांधी जी के लिए एक ऐसा समाज था जहां सत्ता जनता के हाथों में हो और कोई किसी का शोषण ना करे। वही रामराज की प्रकार उन्होंने रामराज की बात करी गांधी जी ने। ठीक है, तो रामराज वही है, आदर्श लोकतांत्रिक समाज की बात रामराज कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का राजनीतिक विचार नहीं है? इनमें से गांधी जी का राजनीतिक विचार इनमें से कौन सा नहीं है? देखें, विकेंद्रीकरण की बात गांधी जी करते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, नैतिक राजनीति की बात करते हैं गांधी जी। ये तीनों गांधी जी के ही विचार हैं। जबकि वर्ग संघर्ष की विचारधारा गांधी जी की नहीं, बल्कि ये किसकी है? विदेशी विद्वान है, उसका नाम है क्या? वर्ग संघर्ष की विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा है, और कार्ल मार्क्स की विचारधारा है बेसिकली वो। ठीक, गांधी जी ने वर्ग समन्वय की बात करी है, वर्ग संघर्ष की बात नहीं करी है। गांधी जी ने न्यासधारिता की बात करी है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। को करिकुलर मास्टर, इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है बेटा? 75 नंबर, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है संपत्ति और पूंजी का नैतिक उपयोग करने से संबंधित है। मोरल यूज ऑफ वेल्थ एंड कैपिटल, यानी आपके पास जो पूंजी है, जो नैतिकता, जो संपत्ति है, उसका आप नैतिक प्रयोग करें, यानी कि उचित प्रयोग करें, सही प्रयोग करें। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 76 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय, गांधी जी के अनुसार राजनीति का आधार क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार राजनीति का आधार क्या होना चाहिए बताएं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल धर्म और नैतिकता के आधार पर जो है राजनीति करना चाहिए। धर्म और नैतिकता, रिलीजन एंड मॉरलिटी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, या फिर नमक सत्याग्रह, या भारत छोड़ो आंदोलन? 77 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी ऑप्शन, नमक सत्याग्रह के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने। दंडी से जो है दंडी पहुंच करके उन्होंने जो है साबरमती आश्रम से चले थे, वहीं पर वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी हुआ था। उसके बाद में गांधी जी जो है जाते हैं, नमक कानून जो है उसको तोड़ते हैं, सभी लोग मिलकर के 69 साथियों के साथ, मतलब अपने 68 लोग थे और एक व्यक्ति गांधी जी, सब मिलकर के चले थे। लेकिन बहुत सारे लोग गांधी जी के पीछे भी चल चुके थे, एक कारवां सा बन गया था, बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ में हो गए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 78 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। ठीक है, 1815 ईस्वी में पहले क्या था? 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय जी ने। आत्मीय सभा, यही आत्मीय सभा 1815 वाली बाद में 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में तब्दील हो जाती है, यानी ब्रह्म समाज में बदल जाती है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। पहले उसका क्या नाम था? पहले आत्मीय सभा के नाम से जानी जाती थी वो 1815 ईस्वी में। ठीक है, और 1829 ईस्वी में आप देखते हैं इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। किसके साथ मिलकर के? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के, जो उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करता था, भारत में रहता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण के उद्धारक कहे जाते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 79 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सती प्रथा को खत्म करने में, सती प्रथा 1829 में खत्म करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? 1828 में बिल्कुल ब्रह्म समाज, मैंने आपको बता दिया था ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों के प्रचार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने करी थी। ठीक है, अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बेटा किसने करी थी?
फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी आत्मारंग पांडुरंग ने करी थी, ठीक है। लेकिन आगे चल करके महादेव गोविंद नानाडे ने इस संस्था से जुड़े और बाद में उन्होंने पूरे भारत में लोकप्रिय इसको बनाया था। तो अक्सर रानाडे जी का नाम ही जो है बोला जाता है। प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे? महादेव गोविंद नानाडे, ठीक है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 31 मार्च 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। एकेश्वरवाद की बात, सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह को लेकर के बनाया गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में से कौन से समाज सुधारक जुड़े हुए थे? 81 नंबर बताएं। विधवा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से कौन से समाज सुधारक जुड़े हुए थे? बताएं। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, विधवाओं का पुनर्विवाह, चूंकि सती प्रथा जब खत्म हुई तो विधवाओं की संख्या बढ़ी, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए किसमें किया गया? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़े रहे हैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर एक महान विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए कड़ा संघर्ष किया, निरंतर प्रयास किया। तर्कपूर्ण दलीलों के इस कारण ही ब्रिटिश सरकार ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और उन्होंने स्वयं भी अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से करा करके समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया, ठीक है। कि विधवाओं के विवाह को लेकर के अपने पुत्र का विवाह करवा दिया था। आप सोचो, अपने पुत्र का विवाह किससे करवाया? विधवा से करवाया, ताकि समाज को ये ना लगे कि अपने पुत्र का विवाह जो है विधवा से नहीं करवाया। तो विधवा से अपने पुनर्विवाह मतलब पुनर्विवाह करवाया था विधवाओं का, और इसीलिए इनका जो है ये काम बड़ा ही चर्चित रहा है ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन से। महादेव गोविंद नानाडे एम जी रानाडे किस संगठन के संस्थापकों में से एक हैं? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है महादेव गोविंद नानाडे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी का है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी का है, ठीक है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, वैसे गलत हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना उन्होंने करी थी महादेव गोविंद नानाडे ने, ठीक है। 1870 में प्रार्थना समाज से जुड़े थे। हालांकि इससे पहले 1867 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, लेकिन इसका उतना ज़्यादा प्रचलन हुआ नहीं, उतना फेमस हुआ नहीं। बौद्धिक आधार और नई दिशा प्रदान करने वाले विद्वान हैं महादेव गोविंद नानाडे, इसीलिए प्रार्थना समाज का नाम इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, जाति प्रथा का विरोध, ये सब किया, ठीक है। पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है इनको, महादेव गोविंद नानाडे को। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 83 नंबर प्रश्न, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किस कार्यक्रम में किया था? उन्होंने विश्व संसद में गए थे, विश्व धर्म संसद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, बहुत सारे लोग आए थे। अमेरिका में एक शिकागो शहर में सभी धर्म के लोग वहाँ पर मौजूद थे। स्वामी जी यहाँ पर भारत की तरफ से गए थे। उन्होंने भाषण की शुरुआत करी थी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्द के साथ की थी, जिससे पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने दुनिया को हिंदू धर्म की महानता के बारे में, हिंदू धर्म की सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता से परिचित करवाया। इसके बाद वैश्विक आध्यात्मिक नेता भी ये बन जाते हैं विवेकानंद जी। विश्व के लोग जो है इनके यहाँ पर आते थे दीक्षा लेने के लिए। 84 नंबर, स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं पर किस संत का प्रभाव रहा है? बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर बताइए, 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं पर किस संत का प्रभाव रहा है? तो किस संत का प्रभाव रहा बेटा? तो उनकी शिक्षाओं पर प्रभाव रहा है रामकृष्ण परमहंस जी का, जो कि उनके गुरु जी थे। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 85 का, ठीक है। 85 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है इनमें से? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? बिल्कुल ए ऑप्शन, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। पुस्तक किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय की पुस्तक कौन सी है? प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक इनकी है। बाकी हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? फटाफट से बताने का प्रयास करें। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? गीता रहस्य इनकी है नहीं। गीता रहस्य किसकी है बताएं? गीता रहस्य, सत्यार्थ प्रकाश, हिंद स्वराज, इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन है? बताइए फटाफट से। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। फिर से देखिए, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। 1915 ईस्वी में बर्मा की मांडले जेल में कारावास
के दौरान ही गीता रहस्य नाम की पुस्तक को लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ये बात ध्यान रखेंगे। और उन्होंने कर्मयोग यानी निष्काम कर्म की बात यहाँ पर करी थी। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, इसकी अगर बात करें, इस पुस्तक का प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक को लिखा है। आर्य समाज के एक प्रकार से बड़े आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, वेदों के उल्लटों का नारा भी इन्होंने दिया था। मूर्ति पूजा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया। तर्क आधारित समाज में धर्म का प्रचार किया। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की पुस्तक है। 1909 में जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका के लिए समुद्री यात्रा कर रहे थे, उस दौरान गांधी जी ने लिखा था हिंद स्वराज नाम की पुस्तक। ठीक है, तो ये तीनों पुस्तक तो है नहीं। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, यही पुस्तक किसकी है? यही पुस्तक लिखी है राजा राम मोहन राय ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसकी? बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 87 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। सी ऑप्शन इसका संवाद कौमुदी जो है ये इन्हीं के द्वारा है। अब आप बाकी आप देखें, केसरी, द हिंदू, यंग इंडिया, संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया और कब किया? कहां से प्रकाशित होता था? कैसी पत्रिकाएं थी ये? विस्तार से बताएं। जो भी कमेंट में जानते हो बच्चे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताएं, केसरी पत्रिका किसने लिखी है? बताएं, केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था बेटा? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी ने। कब किया था? 4 जनवरी की डेट को शुरू हुआ था। 4 जनवरी 1881 से इसका प्रकाशन जो है शुरू हुआ था। किसका? केसरी का। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? तो पुणे यानी महाराष्ट्र से। भाषा की बात करें तो मराठी भाषा का एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था। तिलक ने इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन की कड़ी चुनौती दी और जनता में स्वराज की भावना इसी पत्रिका के द्वारा लगाया था। एक मराठा पत्रिका निकलता था कि इनका बाल गंगाधर तिलक जी का, वो अंग्रेजी भाषा में था। केसरी मराठी भाषा में था। द हिंदू समाचार पत्र के प्रकाशक और संपादक रहे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, बी राघवाचारी और उनके 4 साथी और थे। मद्रास त्रिपली केन 6 ने एक प्रकार से इसकी किया था। ठीक है, तो 4-5 साथी मिलकर के इस पत्रिका को निकालते थे, हिंदू नाम की। 20 सितंबर 1878 से, ठीक है, 1878 से 20 सितंबर की डेट से शुरू हुआ था ये। ठीक है, अब तो ये चेन्नई से प्रकाशित होता है आज भी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, संवाद कौमुदी की बात करें। संवाद कौमुदी जो है की बात करें तो संवाद कौमुदी जो बेटा, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित करवाया गया है। क्लियर, इसका 1821 में समाचार पत्र शुरू हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अब कोलकाता कहते हैं जिसको। बंगाली भाषा का एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध भी इसी समाचार पत्र के माध्यम से किया गया था। अब अगला है आपका यंग इंडिया। यंग इंडिया की बात की जाए, ये इसके प्रकाशक कौन है? गांधी जी थे। ठीक है, 1919 से लेकर के 1931 तक जो है ये पत्रिका जो है छपती रही। इसके संपादक रहे। 1919 से शुरू हुआ था। अहमदाबाद गुजरात से प्रकाशित होती थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपका हो गया। तो 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 88 नंबर का। बिल्कुल 88 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? 89 नंबर बताएं। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और धार्मिक सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 90 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के किस भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी थी? विश्व धर्म संसद में संबोधन किया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर प्रश्न है। किस सुधारवादी विचारक ने व्यवहारिक वेदांत की अवधारणा को बढ़ावा दिया था? बिल्कुल राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद जी ने व्यवहारिक वेदांत को बढ़ावा दिया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी बेटा? बी ऑप्शन 1867 में की थी। किसने? आत्मारंग पांडुरंग ने। लेकिन बाद में महादेव गोविंद नानाडे ने 1870 ईस्वी से इसको संभाल लिया और उन्होंने ही लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी, आत्माराम पांडुरंग मिलता तो लगा देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर आपका अधिकतर जगहों पर आत्माराम पांडुरंग का नाम नहीं दिया जाता है, महादेव गोविंद नानाडे का नाम ही आता है सामने। ठीक है,
93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के किस पहलू पर जोर दिया? स्वामी जी ने हिंदू धर्म के किस पहलू पर जोर दिया? तो उन्होंने आध्यात्मिक मानववाद की बात करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 93 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 94 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न है राजा राम मोहन राय के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? 94 नंबर बताएं। राजा राम मोहन राय के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, तर्कवाद और एकेश्वरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 95 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है 19वीं सदी के दौरान भारत के औद्योगिकरण के मुख्य समर्थक कौन थे? 95 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। महादेव गोविंद नानाडे जी जो थे ये औद्योगिकरण के मुख्य समर्थक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 96 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 96 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को जानते हैं। 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? महात्मा गांधी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये पुस्तक किसकी? महात्मा गांधी जी की ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गुलामगिरी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब पुस्तकें किसकी है और किस सन में प्रकाशित हुई हैं, ये सब बताएं आप। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये किसकी बेटा? जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। प्रकाशित कब हुई है? 1946 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1942 से 45 तक लिखा था अहमदनगर जेल के किले में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गुलामगिरी पुस्तक आप सभी को पता होगा किसने लिखी है? 1873 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। इसको लिखा है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। मराठी भाषा में पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तीसरी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की बात की जाए, इसको लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी जी ने पुस्तक लिखी है। 1927 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, किताब के रूप में मूल रूप से यह गुजराती में लिखी गई थी। नव जीवन पत्रिका में कई किस्तों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा है बेसिकली ये। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अपने बचपन से लेकर के 1921 तक के जीवन की घटनाओं, नैतिक प्रयोगों, सत्य और अहिंसा के प्रति अपने नजरिए को इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। इसके अलावा अगली पुस्तक है आपकी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। 1959 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। पूर्ण संस्करण इसका आया था 1988 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। भारत विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम के उतार चढ़ाव और व्यक्तिगत राजनीतिक विवरण के रूप में इस पुस्तक को जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम विभाजन की दास्ता को ये पुस्तक बताती है। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सी सेना बनाई थी? 98 नंबर का बी ऑप्शन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, गदर सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, फ्री इंडिया आर्मी, पीपल्स आर्मी, इन सभी चीजों की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? बताएं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी गदर सेना, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो गई थी। कब की थी, किसने? 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और तारकनाथ दास ने करी थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, गदर सेना की, गदर पार्टी की। इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात की जाए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये भी होगा, INA, आजाद हिंद फौज के नाम से इसको जानते हैं। 1942 में इसकी वास्तविक स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी जापान की मदद से। द्वितीय चरण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं 1943 ईस्वी का समय। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में इसकी कमान संभाली और इसको पुनर्गठित किया। दिल्ली चलो का नारा दिया और सैनिकों में मोटिवेशन भर दी एकदम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, पीपल फ्री इंडिया आर्मी। फ्री इंडिया आर्मी की स्थापना किसने करी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी 1941 में ही। ठीक है, जर्मनी बर्लिन में इसकी स्थापना करी गई थी। जब नेताजी जर्मनी गए तो उन्होंने वहां युद्धबंदियों के रूप में पकड़े गए भारतीय सैनिकों को संगठित किया और इसे आज़ाद हिंद फौज का पूर्ववर्ती रूप भी माना जा सकता है जो यूरोप में सक्रिय था। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ से भारत के लोग कैदी थे, लड़ने गए थे जापान में, चूंकि जापान और इंग्लैंड उस समय एक दूसरे के आमने सामने थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है फ्री इंडिया आर्मी की स्थापना करी थी। पीपल्स आर्मी की बात की जाए तो ये एक प्रकार से चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 सूर्यसेन मास्टरदा ने अपनी क्रांतिकारी सेना को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कहा था, जिसे कई बार पीपल्स आर्मी के नाम से भी जानते हैं, या फिर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI
कि कुछ धड़ों ने भी किसान और मजदूरों की मुक्ति के लिए इस नाम का प्रयोग किया था, पीपल्स आर्मी का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 99 नंबर प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा 99 नंबर का। और लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 100 नंबर, गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता की बात। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन मतलब क्या था, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था गांधी जी के अनुसार, बताइएगा, फटाफट से आप बताएंगे। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सामाजिक सुधार, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन डी ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना 1920। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी अपनाना और बहिष्कार करना, बिल्कुल ठीक है। और उपाधियों का त्याग करना, ठीक है, जैसे गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। संस्थानों का बहिष्कार भी किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा ए ऑप्शन लिख गया होगा, अब उसका लिख जो है वो गलत है, उसको आप सही कर लीजिएगा, किसमें आप इसमें सही कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन, ए ऑप्शन लिख गया तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी और ये आपका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे आंसर की आपकी रहेगी। और जिन बच्चों को जुड़ना है पीडीएफ प्राप्त करना है, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 99 84 039 139 पर इसमें के कोर्स में ज्वाइन, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट का। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं तो कम से कम आपका 60 रुपये लगता है। आप अगर 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, 5 चूँकि 5 पेपर होंगे आपके, तो पाँचों की सीरीज खरीदोगे तो 6×5 = 30, आपके 300 रुपये खर्च होंगे, जो आपको यहाँ पर नहीं खर्च होने देने हैं। और वहाँ पर हो सकता है उससे आए कि ना आए, लेकिन यहाँ से जरूर आएगा, क्योंकि मैं पिछले कई सालों के पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ। 100 रुपये फीस में आपका सब मिल जाएगा, पांचों सब्जेक्ट के, को करिकुलर का और दोनों सब्जेक्ट के दोनों पेपर का। कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप सभी लोग तैयारी करिए, विस्तार से देर ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेस्ट लेक्चर मैं ला रहा हूँ। ठीक है, और फीस कैसे जमा करना है, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, उसके बाद में उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है, जब आपको जुड़ना हो तभी एसएमएस करें, क्योंकि जुड़ेंगे तो वीडियोज वैसे आपको वीडियोज आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, लेकिन उसका जो पीडीएफ मिलेगा बाबू, वो पीडीएफ आपको, जिससे पीडीएफ आपको सभी पीडीएफ हो सकता है, सबकी वीडियोज ना मिल पाए आपको, लेकिन सभी की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाती है और अभी से मिल जाएगी, तो आप आसानी से पढ़ पाइएगा और कहीं बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सरल चीज़ों में, बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आपको कहीं बार भटकना नहीं पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। तो ये आंसर के नीचे लगी हुई है, इसका आप पीडीएफ भी निकलवा करके आराम से, इसका पीडीएफ आप निकलवा करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ, ये आंसर की मैंने दे ही दी है। ठीक है, आप चाहो तो इसे फ़ोन में पढ़ सकते हो, चाहो तो आप इसका जो है पीडीएफ बना करके पढ़ सकते हो, चाहे आप निकलवा करके पढ़ सकते हो, कैसे भी आप पढ़ सकते हो इसको आराम से। ठीक है, धन्यवाद।